हेलो फ्रेंड्स, मैं आरवी यादव स्वागत करते हैं आप सभी का एलजीआर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग मैथ का क्रैश कोर्स कर रहे हैं जो आपके आने वाले आईटीआई और पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम क्रैश कोर्स के 25वें क्लास हैं और इससे पहले ऑलरेडी हम लोग 24 क्लास कर चुके हैं। अगर अभी तक आप उस सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उस सभी वीडियो को ज़रूर देख लें, जो कि आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, आशा करते हैं कि जितना मेहनत एलजीआर स्टडी आप सभी के लिए कर रही है, उतना ही मेहनत आप लोग खुद अपनी सफलता के लिए भी कर रहे होंगे। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए हम लोग आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम लोग सांख्यिकी स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि स्टैटिक्स। हम लोग आज जो है सांख्यिकी का जो है फर्स्ट क्लास करने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए सांख्यिकी के कुछ कंसेप्ट, यानी कि दोस्तों सबसे पहले आज हम 5 मिनट में सांख्यिकी से संबंधित जो आपका बेसिक कंसेप्ट है उसको सबसे पहले समझते हैं, क्योंकि आपका ये चैप्टर बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप मिस कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को देखते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, इससे आने वाले सभी टाइप के क्वेश्चनों का हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। चलिए, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि आपका सांख्यिकी क्या होता है। तो आपको दोस्तों बता दें कि सांख्यिकी एक मैथमेटिक्स का एक अलग ब्रांच है जिसमें हम लोग आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों? हम लोग जो है आंकड़ों का क्या करते हैं दोस्तों, अध्ययन करते हैं। सांख्यिकी के अंदर क्या करते हैं, हम लोग आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। तो ये मुझे पता होना चाहिए कि अब जो है आंकड़ा क्या होता है। तो आंकड़ा क्या होता है अगर ये पूछा जाए तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आंकड़ा का डिफिनीशन देखा जाए तो कुछ इस टाइप से हम लोग बना सकते हैं कि किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एकत्रित किए गए तथ्यों और संख्याओं के संग्रह को दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे, आंकड़ा कहेंगे। जैसे मान लीजिए किसी क्लास में आपके जो हैं 10 स्टूडेंट हैं और मुझे एक आंकड़ा तैयार करना है कि आखिर उस 10 स्टूडेंट का जो आपका उम्र है वो क्या, यानी कि मुझे 10 स्टूडेंट के उम्र का क्या करना है दोस्तों, आंकड़ा निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। अगर 10 स्टूडेंट के उम्र का आंकड़ा निकालना हो, मान लेते हैं किसी स्टूडेंट का आपका उम्र है 12 वर्ष, किसी का आपका 16 वर्ष है, फिर किसी का वर्ष आया आपका 12 आ गया, फिर किसी का आपका जो है 15 है। इसके बाद कोई अगला स्टूडेंट है, मान लीजिए उसका आपका क्या है 16 वर्ष है, इसके बाद 18 वर्ष है, फिर अगले स्टूडेंट का 12 है, फिर आपका 15 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और मान लीजिए कोई स्टूडेंट 19 वर्ष के हैं और फिर कोई स्टूडेंट आपका क्या है 14 वर्ष के। यानी कि हमने क्या किया, आपका जो है 10 स्टूडेंट का हमने क्या किया कि उम्र का जो है आंकड़ा तैयार कर लिया। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, आपका आंकड़ा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आंकड़ा। आप समझ गए कि ये क्या है, ये हम क्या किए, संख्या के रूप में हम उम्र को जो है एकत्रित किए हैं। तो एकत्रित जो भी हम लोग करते हैं, जो भी संग्रह बनाते हैं, वो तथ्य हो या आपका संख्या के रूप में हो, तो सभी क्या कहलाएंगे, आंकड़ा कहलाएंगे। अब क्वेश्चन आपको आंकड़ा के प्रकार से भी पूछा जाता है कि आंकड़ा के प्रकार क्या होते हैं, कितने होते हैं आंकड़ा के प्रकार। तो आपको दोस्तों बता दें कि अगर कलेक्शन के आधार पर देखा जाए तो आपके आंकड़ा जो है 2 प्रकार के हो जाएंगे, प्राथमिक आंकड़ा और गौण आंकड़ा। कौन कौन दोस्तों? पहला होगा आपका प्राथमिक आंकड़ा और दूसरा क्या होगा दोस्तों आपका द्वितीयक। बोलिए द्वितीयक, और इसी का नाम होता है आप गौण आंकड़ा भी कह सकते हैं। तो आपका अगर कलेक्शन के आधार पे देखा जाए तो आंकड़ा के 2 प्रकार हो गए, प्राथमिक आंकड़ा और द्वितीयक आंकड़ा। ये मुझे पता हो जाना चाहिए प्राथमिक आंकड़ा क्या होता है। तो आपको बता दें दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कि हमें क्या करना था, किसी कोचिंग, मान लीजिए किसी क्लास के 10 स्टूडेंट का उम्र का मुझे आंकड़ा तैयार करना था। तो हम क्या करेंगे, ये 2 तरीका आपको जो है आंकड़ा, ये 10 स्टूडेंट के उम्र का आंकड़ा निकालने का आपके पास 2 तरीका हो सकता है। एक तरीका तो आपका ये हो जाएगा कि आप खुद जाइए क्लास के अंदर जा करके और सभी बच्चे से पूछ करके क्या कीजिए, उसका आंकड़ा तैयार कीजिए कि आपका क्या उम्र है, आपका क्या उम्र। तो इस तरह से जो आप आंकड़ा एकत्रित करेंगे तो वो कहलाएगा प्राथमिक आंकड़ा। यानी कि फेस टू फेस आप खुद जा करके जो आंकड़ा कलेक्ट करेंगे वो कहलाएगा आपका प्राथमिक आंकड़ा। अब दूसरा है
द्वितीयक आंकड़ा क्या है। द्वितीयक आंकड़ा में क्या है, ये अब नाम से स्पष्ट गौण है, यानी कि ये गौण रहता है। इसमें आपको 100% आप बिलीव नहीं कर सकते। जैसे आप गए किसी संस्थान, वहाँ पर 10 बच्चे हैं और आपको उस 10 बच्चे का क्या करना, उम्र पता करना है। तो आप गए टीचर को बोले कि भाई ऐसा काम हमको जो है उन 10 बच्चों का उम्र पता करना है। तो वो टीचर क्या करेंगे, आपको जो है वो अपने स्तर से डाटा बना करके दे देंगे, यानी कि आप फेस टू फेस स्टूडेंट से नहीं मिल पाए। तो वो टीचर क्या करेंगे, खुद क्या करेंगे, अपने स्तर से 10 बच्चे की उम्र का डाटा बना करके आपको दे देंगे। तो वो जो आपको आंकड़ा मिलेगा वो क्या होगा, द्वितीयक आंकड़ा होगा। तो आप गौण आंकड़ा और द्वितीयक आंकड़ा समझ गए होंगे। अगर वर्गीकरण के आधार पर देखा जाए, ये तो था आपका दोस्तों कलेक्शन के आधार पे। अब आंकड़ा के 2 प्रकार और होते हैं, वर्गीकृत आंकड़ा और अवर्गीकृत आंकड़ा, है ना दोस्तों। आपका जो दूसरा प्रकार है वो है वर्गीकृत आंकड़ा और दूसरा है अवर्गीकृत आंकड़ा। अवर्गीकृत आंकड़ा, तो आपको पता होना चाहिए दोनों के बारे में कि वर्गीकृत क्या होता है और अवर्गीकृत क्या होता है। सबसे पहले हम अवर्गीकृत को समझते हैं कि अवर्गीकृत क्या होता है। जब आप कोई आंकड़ा कलेक्ट करते हैं और सीधा एक लाइन में सभी को लिख, जैसे हमने यहाँ पर लिखा, एक लाइन में सभी तथ्य को क्या करते गए, लिखते गए, तो ये आंकड़ा जो सीधा ओपन रहेगा वो क्या कहलाएगा दोस्तों, आपका अवर्गीकृत आंकड़ा कहलाएगा। अब वर्गीकृत आंकड़ा क्या है, जब हम इसी आंकड़ा को किसी विशेषता, इसी आंकड़ा को क्या करेंगे, किसी विशेषता, किसी गुण या फिर किसी भी क्वालिटी के आधार पर अगर हम इसको वर्ग में विभाजित कर देंगे, जैसे वर्ग अंतराल के साथ लिखेंगे, जैसे आपका देखते होंगे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इस वर्ग अंतराल के साथ जब इसी डाटा को लिखेंगे किसी विशेषता के आधार पे, तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, आपका वर्गीकृत आंकड़ा कहलाएगा। तो हम लोग देखें कि आपका स्टैटिस्टिक्स क्या है, यानी कि सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी के अंदर पढ़ना क्या है। इसके बाद जो है आंकड़ा देखें, आंकड़ा के प्रकार देखें। अब हम लोग देखते हैं, आपको बता दें कि इसी चैप्टर के अंदर आपको केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है दोस्तों, आपको केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पूछा जाता है कितने होते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के कितने माप होते हैं। तो आपको बता दें कि केंद्रीय प्रवृत्ति के आपका जो टोटल मुख्य माप है वो 3 है। आप सभी जानते भी होंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के कितने माप है दोस्तों, 3 माप है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। क्या है दोस्तों, 3 माप आपका है केंद्रीय प्रवृत्ति के, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो सबसे पहले हम समझते हैं, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति के यहाँ पर आपके कितने माप हुए, 3 माप हुए। पहला आपका हो गया माध्य, पहला क्या होगा दोस्तों, माध्य। याद रखें कि माध्य को ही हम लोग औसत भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों, औसत। और दूसरा होगा माध्यिका, इसके बाद होगा बहुलक। तो सबसे पहले हम माध्य समझते हैं कि माध्य क्या होगा। जैसे ये आपका आंकड़ा दिया हुआ है, इसका माध्य बोले निकालने के लिए या औसत बोले निकालने के लिए बेसिक चीज़ें जो आपको जान लेना चाहिए। फिर आगे हम लोग जो आपके लेवल का क्वेश्चन है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, पूरा डिटेल में करने वाले हैं, है ना, टेंशन लेने की बात नहीं। सबसे पहले अगर माध्य देखा जाए तो क्या करना है, कुछ भी आपको माध्य निकालने के लिए नहीं करना है। जो भी अगर इसका फार्मूला देखा जाए तो क्या होगा, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों का संख्या, बट्टा आंकड़ों का संख्या, आंकड़ों का संख्या। यानी कि जब कभी भी आपको क्या हो, माध्य निकालना हो या औसत निकालना हो तो क्या करेंगे, आंकड़ा का योग, आंकड़ा का योग, यानी कि इस सभी को क्या कर देंगे दोस्तों, हम जोड़ देंगे। इस सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद जैसे मान लीजिए अभी इसी का आंकड़ा का अगर हम माध्य निकालना हो तो क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद इसको भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, आंकड़ों का संख्या, आंकड़ों की संख्या। यहाँ पर कितना आंकड़ा था, 10 बच्चे का आंकड़ा बनाए तो यहाँ पर आंकड़ों का संख्या क्या हो गया, 10। आपका आंकड़ा का संख्या क्या हो गया, 10। तो माध्य निकालने के लिए या औसत निकालने के लिए आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों का संख्या हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे इधर अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए। फिर आपका अगर वर्गीकृत आंकड़ा आएगा तो उसमें अलग टाइप हम देखने वाले हैं। तो आप सभी को जोड़ करके 10 से भाग दे दीजिएगा तो क्या आपका निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा, यानी कि औसत निकल जाएगा। दूसरा हम लोग देखते हैं, इसी में आपका होता है माध्यिका। दूसरा जो है आपका जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में जो दूसरा है वो आपका है माध्यिका। क्या है, माध्यिका। तो सबसे पहले आप समझते हैं कि माध्यिका कैसे निकालते हैं। बेसिक चीज़ है, आप 10th के अंदर पढ़े भी होंगे। माध्यिका, जब कभी भी किसी भी आंकड़ा का माध्यिका निकालना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो भी आंकड़ा दिया गया हो या तो बढ़ते क्रम में लिख लीजिए, नहीं तो घटते क्रम में लिख लीजिए। या तो हम क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसको घटते क्रम में लिखेंगे। हम यहाँ पर बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। तो सबसे छोटा यहाँ पर 12 है,
फिर ये आपका ये 12 आ जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको 12 दिख रहा है तो वो आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो उसके बाद जो 14 है, 14 के बाद आपका जो है 15 आ जाएगा। 15 के बाद आपका जो है ये भी 15 आपका आ जाएगा। इसके बाद जो है आपका ये 16 आएगा, 16 ले लीजिए। 16 लेने के बाद आपका ये भी 16 जो है आ जाएगा। इसके बाद जो है आपका एक बचा 18 और 18 के बाद बचा आपका 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर 10 को आप सभी आंकड़ा को क्या कर लिए, बढ़ते क्रम में लिख लिए। बढ़ते क्रम में लिखने के बाद नाम से ही स्पष्ट है माध्यिका। माध्यिका यानी कि जो आपका जो टर्म होगा, जो सबसे बीच का टर्म होगा वही क्या होगा, माध्यिका का मान होगा। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म जो है वो आपका 10 है। कितना है दोस्तों, 10। तो जब कभी भी नंबर ऑफ टर्म आपका सम संख्या में आएगा तो आपका कोई भी ऐसा जो पद है वो बीच में नहीं आ पाएगा। अगर हम इधर से क्या करते हैं, आपका मान लीजिए कि है 4 को छोड़ देते हैं तो 4 इधर बच गया, इधर आपका 4 जो है पद बचा और इधर कितना बच गया आपका 5 बच गया, यानी कि ये बीच में नहीं आ पाया। उस स्थिति में क्या करेंगे कि 2 पद को हम लोग लेंगे। कितने पद को, 2 पद को ले लिए। अब आप इस दोनों के बाएं भी देखिए कितना 4 पद है और इसके दाहिने भी 4 पद है। अब उस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 15 15 आपका क्या होगा, 30 हो जाएगा। 30 को 2 से भाग दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 15 आंसर आ जाएगा। यानी कि माध्यिका निकालने के लिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको उसको घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लिखिए और सबसे बीच में जो आपका पद आएगा वही पद आपका क्या कहलाएगा, माध्यिका। अगर यहाँ पर 11 रहता, यहाँ पर कितना टर्म रहता, मान लीजिए एक 20 भी रहता, 11 टर्म रहता तो आप सिंपल निकाल सकते थे। इतना करने की तब जरूरी नहीं है। तब आप 5 इधर छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 और इस पद को, और 1 2 3 4 5, आपका 5 बाएं भी है और 5 क्या है, दाहिने भी है। तो उस स्थिति में आपका 15 हो जाता माध्यिका। लेकिन अगर सम संख्या नहीं, अति सम संख्या रहे, नंबर ऑफ जो आपका जो टर्म है वो सम संख्या में रहेगा, तो आप क्या करेंगे, 2 को पकड़ेंगे और उस दोनों को जोड़ करके 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो माध्यिका आप समझ गएंगे। तीसरा जो है आपका वो है बहुलक। तो देखते हैं कि बहुलक क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बहुलक। तीसरा नंबर का क्या है, बहुलक है। तो बहुलक समझते हैं बहुलक क्या होता है। आपका जो भी आंकड़ा दिया गया है उस आंकड़ा में गौर से देखिए कि कौन सा चरमान सबसे अधिक बार आ रहा है। तो जो भी चरमान होगा जो सबसे अधिक बार आएगा वही आपका क्या होगा दोस्तों, बहुलक होगा। अगर देखा जाए यहाँ पे तो सबसे अधिक बार कौन आ रहा है, आपका जो 12 है 1 2 3 बार आ रहा है। इसके बाद 15 आपका जो है 2 ही बार आ रहा है। इसके बाद आपका जो 16 है वो भी 2 ही बार आ रहा है। यानी कि यहाँ पर सबसे अधिक बार कौन आया, 12 आया। तो सबसे अधिक बार जो आपका चरमान सबसे अधिक बार आएगा वही क्या होगा, आपका बहुलक होगा। तो आप बहुलक भी समझ गए होंगे। किसी भी आंकड़ा में जो भी चरमान सबसे अधिक बार आएगा वही आपका क्या होगा दोस्तों, बहुलक होगा। एक बात और आपको इससे संबंधित जान लेना चाहिए, एक होता परिसर। क्या होता दोस्तों, परिसर होता। तो आपको पता हो जाना चाहिए कि परिसर क्या होता है, फिर परिसर कैसे हम लोग निकालते हैं। किसी भी आंकड़ा के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, परिसर पता होना चाहिए कि परिसर क्या होता है। परिसर जब कभी भी निकालने के लिए बोला जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। परिसर होता है अधिकतम चरमान माइनस न्यूनतम चरमान। क्या था दोस्तों, अधिकतम चरमान माइनस न्यूनतम चरमान। तो यहाँ पर अगर इस आंकड़ा में देखा जाए तो अधिकतम चरमान क्या है, आपका 19 है। कितना है, 19। और माइनस न्यूनतम चरमान, तो न्यूनतम चरमान क्या आपका 12 है। तो 12 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 19 में से 12 जाएगा तो आपका हो जाएगा 7। 9 में से 2 आपका घटाएंगे तो 7, यानी कि 7 आपका क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप इतना समझ गए होंगे। परिसर समझने के बाद बारंबारता जो है, बहुलक समझ गए होंगे, बहुलक क्या होता है। उसके बाद बारंबारता एक छोटा सा टर्म है, जो चरमान जितना बार आता है उसका बारंबारता उतना। अगर यहाँ पर देखा जाए 12 का बारंबारता, तो 12 का बारंबारता कितना होगा दोस्तों, 3 होगा। तो ये छोटे छोटे बातें थे जिसको आपको क्या करना था, जानना था। परिसर भी जान गए। एक होता है मिलान चिन्ह। क्या होता है दोस्तों, मिलान चिन्ह होता है। मिलान चिन्ह को भी आपको जानना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन कितने बार पूछे जा चुके हैं। मिलान चिन्ह क्या होता है, आपका जो है मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह जानते हैं कि आखिर मिलान चिन्ह होता क्या है। मिलान चिन्ह में क्या होता है आपका, जैसे मान लीजिए कोई एक है, किसी भी चीज़, किसी भी आंकड़ा का बारंबारता क्या है, 1 है, तो 1 के लिए मिलान चिन्ह होगा ऐसा।
2 है तो 2 के लिए मिलान चिन्ह कैसा होगा दोस्तों, ऐसे आपका देंगे। 3 का मिलान चिन्ह होगा कुछ इस टाइप से, और जो 4 का मिलान चिन्ह है वो होगा 4 देंगे। अब 5 का मिलान चिन्ह जब लेना होगा तो क्या करेंगे, 4 को ही क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, हो जाएगा 5। अब 6 का लेना होगा सर तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 और ये हो गया 5, और 6 का लेने के लिए बस 1। अब 7 का लेना होगा तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 और ये करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 2 उस पर ले लेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि मिलान चिन्ह हमें कैसे लेना है। इसके बाद 10 का सर लेना होगा तो क्या करेंगे, तो 1 2 3 4 ये हो गया 5, फिर 1 2 3 4 और ये हो गया 5, ये आपका क्या हो गया 10 का। 11 का लेना होगा तो इसमें आप 1 दे दीजिए तो हो जाएगा 11। मिलान चिन्ह आप समझ गए होंगे। इसके बाद जो इसके अंदर पढ़ना है आपको वो दंड आलेख पढ़ना है, यानी कि आलेख जो आपका जो है सांख्यिकी के अंदर जो है आलेख भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको, आलेख। यानी कि आज जान लेते बेसिक चीज़। इसके बाद हम लोग जो है आपके एग्जाम से संबंधित सभी टाइप के क्वेश्चन को इसमें से हम लोग बहुत ही अच्छा से क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसमें से आप क्या कीजिए, कुछ महत्वपूर्ण जो फार्मूला है उस फार्मूला को आप लिख लीजिए। उस फार्मूला को लिखने के बाद क्या करेंगे, आज फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उससे संबंधित सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। पहला फार्मूला आप लोग जो है लिखना चालू कीजिए। पहला लिखिए परिसर। परिसर का फार्मूला भी आपको बताए हैं, अधिकतम चरमान, अधिकतम चरमान, चरमान माइनस न्यूनतम चरमान, न्यूनतम चरमान, अधिकतम चरमान माइनस न्यूनतम चरमान। दूसरा अगर फार्मूला देखा जाए तो आप लिख लीजिए वर्ग चिन्ह का, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का अगर फार्मूला लिखे तो होगा निम्न सीमा, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा और बट्टे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ये सब महत्वपूर्ण फार्मूला सब है, वो आप लोग क्या करें वो लिख लिए। इसके बाद तीसरा जो है आपका वर्ग माप। क्या है, वर्ग माप। वर्ग माप का फार्मूला देखा जाए तो ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा होता है, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, निम्न सीमा, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। आपको माध्य का आपको फार्मूला बताया दिया, माध्यक, बहुलक, इस सब का फार्मूला आपको क्या कर लेना, जान लेना। एक फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, 2 गुने माध्य। इस फार्मूला से आपका अनेकों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो भी सब क्वेश्चन हम लोग करेंगे वैसा क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में कभी ना कभी क्या किया गया, पूछा जा चुका है। चलिए ये सब आपको क्या करना है, इतना फार्मूला आप याद रख लीजिए। इसके बाद आलेख भी पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। आलेख, आलेख क्या होता है, आलेख में बहुत सारे प्रकार का आलेख आपको क्या करना है, पढ़ना है। बहुत सारा प्रकार जो है आलेख का आपको पढ़ना है। पहले जो है आपका दंड आलेख, दंड आलेख जो है आप 8th 9th में पढ़े होंगे, दंड आलेख पढ़ना है। दंड आलेख के बाद आपका आयत चित्र भी पढ़ना है। यहाँ पर आयत चित्र के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण आलेख है वो है आपके लिए पाई चार्ट। क्या है दोस्तों, पाई चार्ट है, यानी कि वृत्त आलेख इसको कहा जाता है। पाई चार्ट में एक झलक देख लीजिए क्या होता है। पाई चार्ट में आपका क्या करेगा, वृत्त टाइप सा बना रहेगा, और मान लीजिए कुछ इस टाइप से आपको क्या कर दिया, डाटा दे दिया, कुछ इस टाइप से क्या कर दिया, डाटा दे दिया। और ये जो है 180 डिग्री होगा, सभी जानते हैं कहाँ जा रहा है, ये 180 डिग्री दे देगा, ये आपका दे देगा 60 डिग्री, है ना, और ये दे देगा आपको जो है आपका दे देगा, ये भी दे देगा आपका मान लीजिए ये दिया 50 डिग्री, और ये देगा 6 5 11, और ये दे देगा आपका 70 डिग्री। ये ऐसा दे दिया, और बोला गया आपको कि ये जो है ये क्या है, किसी परिवार के कुल खर्च को दिखाता है, किसी परिवार के कुल खर्च को दिखाता है। और यहाँ पर लिख देगा शिक्षा, ये क्या लिखेगा, शिक्षा लिखेगा। यानी कि ये जो खर्च है 60 डिग्री का जो खर्च है वो शिक्षा पर हो रहा है। तो आपको बोलेगा कि बताइए कि उस परिवार का जो है कितना जो आपका धन है, कितना प्रतिशत धन शिक्षा पे खर्च होता है। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं, बहुत ही अच्छा से समझने वाले हैं, है ना। तो आप जो है लास्ट तक जो है बने रहिएगा। इसके बाद जो है पिछले के क्लास में हम कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको बनाने के लिए, उस क्वेश्चन का आप जो है
सही आंसर क्या होगा देख लीजिए। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से था पीछे के क्लास में, पीछे वाला क्लास का जो क्वेश्चन था वो था π/3 और π/3 और 30 डिग्री में अनुपात हैं, 30 डिग्री में अनुपात हैं, 30 डिग्री में अनुपात हैं। तो आपका जो है ऑप्शन था, ए ऑप्शन था 1:3, बी ऑप्शन था 2:3, सी ऑप्शन था 3 आपका जो है 2 था, और डी जो ऑप्शन था वो था 2:1। इसके बाद ये आपको बताना है, यहाँ पर आप सभी जानते हैं इसका और इसका आपको क्या निकालना, अनुपात निकालना है। तो π/3 यानी कि पाई का वैल्यू होता है 180 और बट्टे कितना दोस्तों 3 और अनुपात 30 डिग्री, इसी का आपको क्या करना था, निकालना था। तो क्या होगा 3 × 6 = 18 यानी कि हो जाएगा आपका 60 डिग्री अनुपात 30 डिग्री, 30 का 30, 30 दूना क्या होगा 60 यानी कि 2 अनुपात जो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप सभी बहुत सारे स्टूडेंट आंसर किए भी थे, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आज रख लीजिए, है ना, उसको भी आप लोग जो है आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन आपका आज दे देते हैं। क्वेश्चन है कि बहुलक बराबर 3 × माध्यक, 3 × माध्यक माइनस ... माध्य। ए ऑप्शन आपका है 1, बी ऑप्शन 2 है, सी ऑप्शन 3 है और डी जो ऑप्शन है वो 4 है। आपको बताना कि ... में आपका क्या आएगा, है ना। इस क्वेश्चन का आप ऑप्शन आंसर जो है आप लोग कीजिए कमेंट बॉक्स में, है ना। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग सांख्यिकी से संबंधित सभी कंसेप्ट को देखे हैं। अगले क्लास में हम लोग सांख्यिकी से संबंधित आपके एग्जाम में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो अगला क्लास जरूर देखें। आशा करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।